हाँ भाई, आज हम आपको करवाएंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल रिपल्शन थ्योरी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या रही भाई? लिमिटेशंस ऑफ वी एस ई पी आर थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी थोड़ी शेप के बारे में तो बताती है, लेकिन ये कई केस के अंदर जो कि शेप है उसके बारे में अनेबल हो जाती है। इट इज़ अनेबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कई केस के अंदर इसने जो बताई ना, उसके अनुसार शेप सही नहीं आई। ठीक है, इन ए नंबर ऑफ केसेस तो ये थ्योरी फिर वहाँ पर फेल हो गई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ना, उनकी डायरेक्शन सही नहीं बता पाई ये। तो इट अनेबल्स टू, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी डायरेक्शन को सही नहीं बता पाई। टू टॉकिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उनकी डायरेक्शन को नहीं बता पा रही थी। तो ये दो लिमिटेशंस रही। तो उसके बाद फिर कुछ और थ्योरियाँ आई टू ओवरकम these limitations। मॉडर्न थ्योरीज आई कुछ, टू इम्पोर्टेंट मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पुट फॉरवर्ड। वो फिर आई गई। कौन कौन सी थी भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दीज आर एज, पहली थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम इन दो थ्योरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये थ्योरी भाई 1927 में दी थी। दिस थ्योरी was put forwarded by Hitler and London in 1927। मेन पॉइंट इस थ्योरी के क्या है? ये थ्योरी के दो टाइप्स हैं, दो पॉइंट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर अप्लाइड, दो तरह की फोर्स काम करती हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर डेवलप्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम। जो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं या जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, उन एटम के बीच में दो तरह की फोर्स काम करती है, एक रिपल्सन फोर्स और एक अट्रैक्शन फोर्स। द फोर्स ऑफ रिपल्सन, पहली है फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि सेम चार्ज के बीच में लगती है। बिटवीन किस किस के बीच में? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। मान लीजिए दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो उनके बीच में भाई इस पर एटम पर भी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम पर भी है, दोनों सेम चार्ज होने पर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम, जो एटम जुड़ते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। दूसरा ये कहता है रिपल्सन फोर्स के अलावा अट्रैक्शन फोर्स भी काम करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम्स, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम and electron of other atoms। एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करती है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, अगर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इफ़, तीसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स is more, compound will be stable। कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। मान लो ये कोई एक एटम है ए भाई, और ये कोई एटम है बी। ए है, ये क्या है? बी है। अब ये ए का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगी, ये रिपल्सन फोर्स काम करेगी। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन फोर्स काम करेगी, है ना। तो ये तो क्या हो गई? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या हो गई? ये फोर्स ऑफ रिपल्सन। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि पहले ये अलग अलग थे तो ये रिपल्सन नहीं थे, जब ये जुड़े ना तो ये रिपल्सन हो गई। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी ए पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, बी पर भी पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन फोर्स देखो, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ना। ये अट्रैक्शन फोर्स इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये अट्रैक्शन फोर्स इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, न्यू अट्रैक्शन फोर्स। ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ये की हो गई। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सन फोर्स कम है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द attraction force is more than repulsion force, hence the molecule becomes stable. But in case of He2 molecule, helium, the repulsion force are more as compared to अट्रैक्शन फोर्स। अगर आप हीलियम का देखेंगे ना तो उसमें रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन कम होती है। सो He2 हीलियम 2 molecule is not stable. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड स्टेबल होगा, अगर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो भाई ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके बाद कुछ टर्म्स आएंगी जिसमें हम आपको बताएंगे बॉन्ड एनर्जी क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। फिर उसके बाद आएगा हाइब्रिडाइजेशन।